हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम हल करेंगे यूपी बोर्ड द्वारा वायरल पेपर। यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया नया पेपर हिंदी का, कक्षा 10 का हिंदी का पेपर। आप देख लीजिए, आपके बोर्ड में यही पेपर आने वाला है इस बार 2026 की परीक्षा। जो आप 2026 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उसमें यही पेपर, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आज हम सभी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे और बाकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। 2026 की जो परीक्षा होगी बोर्ड में, उसमें आपका पेपर कैसा आएगा। हम आपको पेपर पूरा दिखाने वाले हैं और पूरा पेपर हल करवाने वाले हैं। आज की वीडियो में बने रहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही हम आपको एक नई वीडियो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के पेपर की हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉडल पेपर जो 2026 के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, नया पेपर, वायरल पेपर, उसकी वीडियो लेके आने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसा पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है 2026 की बोर्ड की परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पेपर विषय हिंदी का पेपर है, कक्षा 10 का पेपर है। समय इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है और पूर्णांक जो पेपर होता है 70 नंबर का होता है। 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो आपकी OMR सीट पे होने वाले हैं और बाकी का 50 नंबर आपको कॉपी पे लिखना होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम उन 20 OMR पर होने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, आपको निर्देश पढ़ना है कि कैसे कैसे आपको पेपर करना है, कैसे शुरू करना है, वो सब यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको जो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है, उसमें से आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए आप ध्यान से पेपर पढ़िए, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ पे क्या दिया गया है, सब पढ़िए। अगला है प्रश्न पत्र 2 खंड आ खंड बा में विभाजित है। जैसा कि ये खंड आ है, खंड बा अगला होगा जो आपको कॉपी पे लिखना है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें से सही विकल्प को चुनकर आपको OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से ही विकल्प को गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। देखिए, हम आपको अगली वीडियो में बोर्ड के द्वारा जारी की गई OMR सीट भी दिखाने वाले हैं। OMR सीट भी आपको हम दिखाएंगे, भरना सिखाएंगे कि OMR सीट को कैसे भरना है, अगर कहाँ पे गलती नहीं करनी है, गलती होती है तो कैसे सही करनी है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए स्काई मैथ्स क्लासेज। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्काई मैथ्स क्लासेज। इस पर आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क और हर बोर्ड की कॉपी आपको दिखाई जाएगी, सॉल्व कराई जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कि OMR सीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। आप जो भी आपको आंसर उस पर करना है तो आपको काटना नहीं है, इरेजर नहीं चलाना है और व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, जो प्रश्न है उसके आगे उसके अंक लिख दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर डी शुक्लोत्तर युग। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी शुक्ल युग। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे मैं कहूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 की चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है, इसमें ऑप्शन आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ये निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 3 है कि गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए, गबन किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी निराला, ऑप्शन नंबर डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो आपको बताते चलें, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। आपको और ये बता दूं कि गोदान भी इन्हीं की रचना है। गोदान गोदान गबन गोदान गबन और सेवा सदन ये 3 ऐसी रचनाएं हैं जो जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, ये 3 और ये 3 वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं जी। पेपर में इनमें से एक ना एक हर साल जरूर आती है, इसे याद कर लीजिए। गोदान, गबन और सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए अगला देखते हैं। और प्रश्न नंबर 4 है शुक्ल युग की समयावधि कितनी है। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है, शुक्ल युग कब से कब तक रहा। तो इसका ऑप्शन आपको सही वाला ऑप्शन में बताने वाला हूं, क्योंकि सब ऑप्शन को पढ़ूंगा तो काफी देर लगेगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की समयावधि रही है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला है नीड़ का निर्माण। फिर आपने कब तक पढ़ी होगी, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये है नीड़ का निर्माण फिर प्रश्न नंबर 5 है, इसका ऑप्शन नंबर भी बी होने वाला है, आत्मकथा। तो ये नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा। अगला है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग। किस युग की रचना है, तो यह है द्विवेदी युग की रचना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग। अगला है मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मधुशाला याद कर लीजिए किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है। 8वां क्वेश्चन है आपका, भारत भारती किसकी रचना है। तो ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। भारत भारती ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है, इसको याद कर लीजिए, आपको बोर्ड में मिलने वाली है। चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक
है आधुनिक काल का जो युग है कब से कब तक का रहा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका होने वाला है पहला, सन 1843 से आज तक या अब तक चला रहा है आधुनिक काल 1843 से अब तक। ठीक है, चलिए अगला है मतीराम किस युग के कवि थे, किस युग के कवि हैं मतीराम, किस युग के कवि हैं। तो मतीराम किस युग के कवि हैं बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। इसमें ऑप्शन नंबर आपको होने वाला है डी, रीतिकाल युग के कवि हैं मतीराम। ठीक है, अगला है हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हिंदी में रस, हास्य रस बहुत ही सरल भाषा में परिभाषा दी है। हास्य रस और करुण रस, ये दो ही रस आपके कक्षा 10 हिंदी में है, हास्य रस और करुण रस, और इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आएगा। ये तो 100% निश्चित है, इसलिए याद कर लीजिएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है सोह तोड़े पीत पट श्याम सलोनी गात मनो नीलमल सेन पर आतप परे प्रभात उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हम जल्दी आपको अलंकार के ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाले हैं, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अलंकार पढ़ाए जाएंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में का आपको उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया मनु, मनो नीलमन सेन पर, मनो मानो मनु मानो जनो जानो, जिसमें भी अगर ये आपको देखने को शब्द मिल जाए तो आप वहाँ समझ लीजिए तो आप वहाँ समझ लीजिए कौन सा होगा वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला में होते हैं 4 चरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोला में 4 चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 14 है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे। तो देखिए जो सबसे पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन प्रत्यय से नहीं आके किससे आया है, उपसर्ग से आया है। तो बताइए आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप जल्दी से इसका कमेंट करिए किसका प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी, आ उपसर्ग का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसमें 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर, पीताम्बर इसमें कौन सा समास है। तो इसमें है द्वंद्व समास, कौन सा समास है, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा सी, बहुब्रीहि समास है इसमें, ये मिस्टेक हुई, कौन सा समास है, बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए अगला है आंसू का तत्सम रूप क्या है, आंसू, आंसू का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए अश्रु, अश्रु हो गया यहाँ पर अश्रु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अश्रु। अगला है कर्तव्य वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्तव्य वाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो वो होती है कर्ता की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए क्या है, ताभ्या शब्द में कौन सी वचन है, कौन सी विभक्ति है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें चतुर्थ विभक्ति है और ये बहुवचन है। अगला क्वेश्चन आपके इस पेपर का लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वह, वह क्या है, सर्वनाम है। तो ये रहे आपके हिंदी के मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, और इनमें से कम से कम आपको 6 से 8 क्वेश्चन जैसे कि तैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल वायरल पेपर मैंने आपको बताया, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है हिंदी कक्षा 10 का। चलिए यहाँ पे आपके 20 बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बताया। अब आगे हम सीखने वाले हैं इसका वर्णनात्मक प्रश्नों का हल, वर्णनात्मक प्रश्न हम कैसे हल करते हैं, हल करने का सही तरीका क्या है, हम आपको पूरा तरीका बताने वाले हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम जब भी अगली वीडियो लेके आएंगे सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा दिया गया है, वर्णनात्मक प्रश्न जो कितने नंबर का आता है, 50 नंबर का। देखिए ऊपर मैंने जो आपको बहुविकल्पी बताया 20, वो कितने नंबर के थे, 20 नंबर के बहुविकल्पी। वर्णनात्मक प्रश्न आपके आता है 50 नंबर के। कुल जो पेपर होता है टोटल अंक जिसमें होते हैं पूर्णांक वो होते हैं 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं जो आपको स्कूल से मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला इसमें है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्य आपको करना है, आप ये कर सकते हैं। इसके तीनों क्वेश्चन आपको ये देने होंगे कि ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखा गद्यांश की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देकर लोग एक दूसरे को क्यों आकर्षित करते हैं। आप ये कर लो। अगर आप ये करना नहीं चाहते हैं तो आपको ये अथवा में दिया गया है, अथवा आप ये वाला ना करें तो आप ये कर सकते हैं कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, पर पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी की भीख ना मिलेगी। आपको ये देख के ही पता पड़ रहा होगा कि ये किस पार्ट से लिया गया है। देखिए अगला है अथवा में दिया गया है, आप ये कर सकते हैं, ये ना करें तो आप ये कर सकते हैं। आपको इसका पूरा सॉल्यूशन अगले हम देने वाले हैं, पूरी कॉपी आपको बताने वाले हैं कैसे लिखी जाएगी। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए आपको हम पहले से पेपर बता रहे हैं, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं आगे इसके। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हे प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की व्याख्या कीजिए। आपको ये पद्यांश दिया गया है, इसमें भी आपको 2 पद्यांश देखने को मिलेंगे, एक ये अथवा करके एक ये वाला। आप चाहे में से जौन सा आपको अच्छा लग रहा हो आप वो कर सकते हैं। देखिए अगला है प्रश्न नंबर 3 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ बनवा लीजिए। आप ये वाला संदर्भ कर दीजिए, गद्यांश कर दीजिए, या ये वाला कर दीजिए। इसमें भी आपको 2 दिए गए हैं। और अगला प्रश्न नंबर 4 है संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। आप इस श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। इसका ना करें तो अथवा दिया गया, ये देखिए यहाँ पे ये दिया गया अथवा, आप ये ना करें तो आप ये वाला कर दें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आप जो भी आपके जिले में जो पड़ता हो आप अपने सिलेबस में चेक करिए, आपके जिला कौन सा है, आपके जिले में कौन सा पड़ता है। हमारा इधर बरेली जिला पड़ता है, बरेली जिला में हमारा ये मेवाड़ कोट आता है। हम इसका सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। देखिए अगला है
आगे आइए, अगला है ये निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए जो कि आपको 5 नंबर को देखने मिलेगा। आपको जीवन परिचय और उनकी एक रचना बतानी है। जीवन परिचय 3 नंबर का, उनकी जब एक रचना लिख देंगे 2 नंबर की, कुल आपको मिलेंगे 5 नंबर। चलिए अगले देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6 इसमें दिया गया है किसी एक का जीवन परिचय आपको देना है। किसी लेखक का जी कवि का, किसी कवि का, ये 3 कवि आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। ये भी आपको उसी रूप में देखने को मिलेगा। जीवन परिचय 3 नंबर का, रचना 1 2 नंबर की, कुल मिला के 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। देखिए आपको एक श्लोक लिखना होगा और वो श्लोक लिखना होगा जो इस पेपर में ना आया हो। ऐसा नहीं आप इस पेपर में लिख के आए हैं वही आप अपनी कॉपी में लिखे आए, लेकिन हम आपको ट्रिक आगे बताने वाले हैं कि अगर आपको नहीं याद हो तो आप कौन सा लिख सकते हैं। चलिए और देखिए ये आपको प्रश्न करने, इनमें से किसी 2 प्रश्न देने होंगे। 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से 4 के में से सिर्फ आपको 2 के उत्तर देना होगा। 2 नंबर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और इसमें प्रश्न नंबर 9 है कि एक विषय पर निबंध लिखना है। आप 4 आपको निबंध देखने को मिलेंगे। 4 में से आप किसी एक का निबंध लिखिए। इसके लिए आपको 7 नंबर प्रदान किए जाएंगे। 7 नंबर का आपको निबंध आता है। अगला है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, अथवा ये न लिख पाए तो आप ये लिखिए उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखना है। चलिए चलते हैं हम अपनी कॉपी की ओर, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इनका सभी का सॉल्यूशन हम आपको कॉपी पर देने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कॉपी पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हम आज के अपनी कॉपी की ओर देखते हैं इसमें कैसे आपको लिखना है, कैसे तरीका आपको बेस्ट रहेगा जो आपको एक भी नंबर ना कटने दे। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए उसमें दिया गया था खंडवा। ये देखिए ये देखिए ये है खंडवा। इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इसमें दिया गया। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर डालना है खंडवा। ये डाला गया ऊपर खंडवा। खंडवा में क्या वर्णनात्मक प्रश्न आपको कॉपी में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है। इस बिल्कुल भी तरीका आपको मिस नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया आपको वैसे ही लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या डालना है, ऊपर डालना है, ब्लैक पेन से डालना है खंडवा। क्या डालना है, खंडवा। उसके नीचे डालना है वर्णनात्मक प्रश्न। उसके नीचे एक लाइन छोड़ना है आपको, एक लाइन छोड़ के नीचे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। जिस भी प्रश्नोत्तर को आप कर रहे हो, जिस भी प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हो, चाहे आप प्रश्न नंबर 1 कर रहे हो तो 1 डालना है, चाहे आप 2 कर रहे हो तो 2 डालना है, अगर आप 3 कर रहे हैं तो 3 डालना है, अगर आप 4 कर रहे हैं तो 4 डालना है। एक बात और ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपको पहला प्रश्न नहीं आता है, अगर बोर्ड की परीक्षा में आपको पहला प्रश्न याद नहीं है, पहले का उत्तर आपको याद नहीं है, तो आपको जौन सा प्रश्न का उत्तर आता हो, मान लीजिए 2 का आता है तो 2, 3 का आता है तो 3, और 3 का भी नहीं आता, लास्ट में बिल्कुल चौथे का आता है या 5 में छठे का आता है, तो आप वही प्रश्न पहले करें जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है और बिल्कुल साफ स्वच्छ लेख में लिखें। बिल्कुल साफ साफ लिखना है। पहला पेज आपको कॉपी में कोई भी कटिंग नहीं करनी है। अगर आप पहले पेज में कटिंग कर देते हैं तो इससे आपके नंबर कटने का चांस रहता है। इसलिए आपको पहले पेज में कोई भी गलती नहीं करनी है। ध्यान रखिए, पहले पेज में, पेज नंबर 1 में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, पहले पेज में आपको वो प्रश्न लिखना है जो आपको बहुत अच्छे ढंग से आता हो। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया था। पहला प्रश्न क्या दिया गया था, खंडवा। ये देखिए ये कि निम्नलिखित गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए और रेखांकन की व्याख्या कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जो गद्यांश दिया गया है उसके शुरू के 2-3 अक्षर ऐसे लिखना है, फिर डॉट 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 करते हुए लास्ट के 2-3 अक्षर आपको ऐसे लिखना है ब्लैक पेन से, संकेतांक इसे बोलते हैं, संकेतांक आपको ऐसे लिखना है। उसके नीचे सबसे पहले आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 का संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब मान लीजिए आपको पाठ का नाम याद नहीं है और उसके लेखक का भी नाम याद नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इतना, उसके बाद नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक, बस। अगर आपको पाठ का नाम याद है तो अच्छी बात है, आप उसका लिखिए, और लेखक का नाम याद है तो अच्छा है बात, आप लिखिए। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आपको जिस भी पाठ का नाम याद आ रहा हो आप उसका पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख सकते हैं। लेकिन ये शर्त जब है जब आपको एग्जाम में कुछ नहीं याद आ रहा हो तभी ही लिखना है, उससे पहले नहीं लिखना है। उससे पहले आपको जो अच्छा मालूम है, जो पक्का आपको मालूम है वो ही करना है। याद नहीं आ रहा तो यही एक ट्रिक है लिखने की, यही एक ट्रिक जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो कैसे करना है, गद्यांश संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसमें दिया गया था कि रेखांकन की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकन अंश में ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक रेखांकन अंश है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए आ जाइए इस पे, देखिए प्रश्न नंबर 2 में है, ममता अपने पिता से कहती है कि इस विपत्ति को देने वाला परम शक्तिशाली परमात्मा ही तो है, जो सारे संसार का संचालन करता है। उसे विपत्ति दी है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। यदि हम उसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो सीधी सीधी बात यह है, आपको उसी में से छांट के हिंदी का रूपांतरण सरल करके उसमें लिखना है। अब मान लो आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको व्याख्या करनी नहीं आ रही है तो जहाँ से जहाँ तक रेखांकन अंश की व्याख्या उसमें पूछी, मान लो ये पैराग्राफ इसमें गद्यांश से यहाँ से यहाँ तक की पूछी है, तो आपको सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक का आपको कॉपी में जैसे का तैसा लिख देना है। अगर आपको नहीं आ रही है इसकी व्याख्या करनी तब, और जब आप व्याख्या अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आप व्याख्या करिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है। देखिए अगला क्वेश्चन था कि अगला क्वेश्चन इसमें क्या था, देखिए ये था अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो जो चूड़ामणि ने 10 थाल सोना भरकर उपहार प्रदान किया था, उनका यही कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। प्रश्न नंबर उसमें 3 दिया गया था कि ममता को कौन सा कार्य परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, तो उसका आंसर ये है। देखिए जो क्या है कि उसमें 10 थाल सोना भरकर जो चूड़ामणि ने उसको उपहार में प्रदान किए थे, उनको यही कार्य क्या लगा, ये जो उसको घूस के रूप में लगी, किसके रूप में लगी, इसको घूस जानते हैं, इस बात घूस के रूप में लगी थी, उसको यही कार्य परम पिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध लगा। देखिए अगला उसमें था कि उसमें यह था कि
प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें देखिए ये वाला प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए करना है, ऊपर डालना है प्रश्न संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 2 का कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 2। उसके नीचे आपको संकेतांक जैसे मैंने पहले बताया, शुरू के 2-3 शब्द और लास्ट के 2-3 शब्द बीच में डॉट 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 करके लिखना है। उसके बाद लिखना है संदर्भ। तो देखिए संदर्भ में क्या लिखते हैं हम कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया संदर्भ। संदर्भ तो बहुत सरल होता है, आप किसी का भी याद कर सकते हैं, सिर्फ आपको पाठ का नाम और रचयिता आपको याद रखनी होती है, बाकी तो सब सेम ही होता है। अगला अब इसमें व्याख्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रेखांकित अंश में क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखिए अपना पेपर में देखिए ये दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये देखो। अब इसमें क्या है देखिए, भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, भिखारी राजा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें था कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो उपयुक्त पंक्तियों में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला देखते हैं। अगला था कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसमें ऐसा नगरी भारत संस्कृत, आपको जैसा मैंने शुरू में बताया, गद्यांश में शुरुआत के 2-3 शब्द, लास्ट के 2-3 शब्द, बीच में डॉट डॉट करके लिखना है। संदर्भ है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। जिस भी पाठ से लिया गया उस पाठ का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो इसकी व्याख्या बहुत ही सरल है। देखिए यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। मुगल युवराज राजा दारास को यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उसके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया। आप पहले प्रश्न को देखिए, उसमें क्या दिया गया है, उसका हिंदी अनुवाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको सिर्फ उसका हल यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसका प्रश्न मैंने आपको पहले दिखा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसमें है, एक श्लोक दिया जाता है, उसका आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। शुरू में आपको जैसा बताया मैंने आपको वैसा ही करना है। उसके बाद संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति जो पाठ है उसका नाम है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद में देखिए इसका क्या है कि संसार में सब प्राणी सुखी हों, सब निरोगी हों, सब कल्याण को देखें और कोई भी दुखी ना हो। ये श्लोक तो इतना सरल है, इसको बच्चा याद कर लेता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्, कि संसार में सभी प्राणी सुखी हों, सब निरोगी रहें, अर्थात सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुखी ना हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 5 में क्या दिया गया था, स्वपठित खंड का क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था स्वपठित खंड का। आप जैसे मेवाड़ मुकुट स्वपठित हमारे इधर लगता है मेवाड़ मुकुट। तो मेवाड़ मुकुट में आपको इसमें देखिए ये लिखना है। उसमें क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है उसमें, उसके बाद इसको लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे इसका उत्तर दिया है चांदनी रात का। देखिए आपको करना क्या होता है, आपको एक कहानी के रूप में दी गई होती है, कहानी है पूरी, आपको ये पढ़ना है। उसका जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है आपको उसको ऐसे लिखना है। लिखने का तरीका जो मैंने आपको इसमें बताया है बहुत ही सरल तरीका है। आप ऐसे तरीके से लिखते हैं तो आपकी ये गारंटी है, आपको कोई भी एक भी नंबर आपका कोई नहीं काट सकेगा। अगर आप ऐसा लिखेंगे तभी आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपके इसमें से 2-3 संस्कृत के प्रश्नोत्तर रह गए, वो मैंने इसमें आपको नहीं कराए, वो आपको स्वयं से करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको एक शिकायती पत्र, कोई लेटर आपको जो उसमें दिया गया होता है, अपने मित्र को पत्र कैसे लिखें वो भी इसमें दिया गया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।